एक बड़ा ही मजेदार सवाल है जो एचसीवी में भी है और जेई में भी पूछा गया है। ऐसा देखा गया है कि एचसीवी के जितने भी बढ़िया बढ़िया सवाल है वो जेई अपने एग्जाम्स में बार बार पूछती है। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत ही बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अ पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ध्यान से देखें, अ पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x बराबर एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक्स बराबर एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। वो कह रहा है मोशन सिंपल हार्मोनिक है विद एम्पलीट्यूड एक्स नॉट, विद एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा 2 एक्स नॉट। आइए इसको कैसे अप्रोच करते हैं। देखो एसएचएम की एक बहुत ही बढ़िया बात है कि बहुत सारे रिजल्ट, लगभग सारे ही चीजें डिराइव्ड फॉर्म में है। हमें क्या करना है, हमें उसका जो बेसिक फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करके वी हैव टू जस्ट कंपेयर। तो हमने अभी पढ़ा था जनरल इक्वेशन क्या होती है, x बराबर xm प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई क्या है, इनिशियल फेज, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, xm क्या है, मीन पोजीशन, और a क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। ठीक है, क्या इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे लिखा है x बराबर एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये तो साइन स्क्वायर आ गया, हमारे उसमें इक्वेशन में क्या था, साइन ओमेगा टी, हमारे क्या था, साइन ओमेगा टी। यहाँ क्या दिया है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या साइन स्क्वायर को साइन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े हो गया हम लोग। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स नॉट साइन स्क्वायर को कुछ किया जा सकता है, क्या कर सकते, क्या मैं इसको कर सकता हूं, 1 माइनस, ऐसा कुछ देखा है क्या आप लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। बिल्कुल, तो उसी में हम यूज कर ले। x बराबर एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा, एक्स नॉट साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। इसको फिर और सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से। मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या कर दिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो मैंने क्या करा, x बराबर, ध्यान से देखिए, इसको ब्रैकेट खोला मैंने, तो ये हो गया एक्स नॉट बाई 2 माइनस एक्स नॉट बाई 2 कॉस को क्या मिल सकता हूं, साइन लिख सकता हूं, साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या ऐसी इक्वेशन हमने कहीं देखी है, क्या ऐसी इक्वेशन देखी है, इसको तो याद करें हमें। तो x बराबर एक्स एम प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। कुछ देख पा रहे हैं, इन दोनों कंपेयर कर पा रहे हैं हम लोग। तो देख के बताएं कि एक्स एम कितना हुआ, बताओ, एक्स एम हुआ एक्स नॉट बाय 2। देख के बता एम्पलीट्यूड कितना हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ एक्स नॉट बाय 2। देख लेना बेटा, ए और एक्स नॉट बाय 2 अगर कंपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको उस फॉर्म में लाना है और कंपेयर करना। तो ए और ये एक्स नॉट बाय 2। तो देख के बता एम्पलीट्यूड कितना हुआ, इस गोले के अंदर देखें एम्पलीट्यूड कितना, एक्स नॉट बाय 2, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट, एम्पलीट्यूड 2 एक्स नॉट, तो दोनों ही गलत होगा, हटाओ इसको। चलो आगे देखते हैं, ओमेगा कितना है, फाई नॉट कितना है, पाई बाई 2। फाई नॉट पूछा है क्या, नहीं पूछा है। ओमेगा हमारा, ओमेगा कितना होना चाहिए, 2 ओमेगा। हाँ, तो यानी हमारी फ्रीक्वेंसी जो हुई वो क्या हुई, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई बाय 2 ओमेगा, यानी पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड हो गया पाई बाय ओमेगा, यानी ये वैल्यू ये वाली सही। तो डी इज द राइट आंसर। वापस से बता रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं करना है। जेई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई में सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे नोट्स पढ़ लोगे, उसी में ही 80 से 90% सवाल डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जेई का ही सवाल है और एचसी वर्मा में भी ये सॉल्व एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज में भी है। कुछ भी नहीं है, एक्स बराबर एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो उसका एज इट इज हमने उसको सिंपल लीनियर फंक्शन ऑफ साइन या कॉस में कन्वर्ट किया, हार्मोनिक फंक्शन में कन्वर्ट किया और सीधे सीधे कंपेयर करके आंसर आ गया। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सीधे आंसर आता है। एसएचएम की बड़ी खास बात है, एक बार अगर आपको विजुअलाइज हो गया तो सीधे सीधे डायरेक्टली आंसर आने लगा। जैसे ये सवाल है,
x बराबर 5 sin 20t प्लस पाई बाय 3। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है ये। इक्वेशन हम देख भी बताओ, इसको देख के आप सीधे से बता सकते हो कि बताओ एम्पलीट्यूड कितना है। ऐसे सवाल आते हैं जेई में, एम्पलीट्यूड कितना है 5, ओमेगा कितना है 20, पाई बाय 3 क्या है इनिशियल फेज। टी अगर टी 0 रखते हैं क्या हो जाएगा, जो एंगल बचेगा वही पाई बाय 3 यानी इनिशियल फेज। तो पूछा है व्हेन डज पार्टिकल फर्स्ट कम टू रेस्ट। तो मैंने एसएचएम के सवालों में मैंने कहा था कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो सीधे आपको कुछ नहीं करना है, मोशन डायग्राम बनाना है इसका कि भाई ये मीन पोजीशन है, कहाँ पर है, किधर जा रहा है, ये बना लो। तो बताओ t बराबर 0 पे कहाँ है, पाई बाय 3 पे, यानी ये पाई बाय 3 यानी इनिशियल फेज हो गया, फाई नॉट बराबर पाई बाय 3। ठीक है, और जब टाइम कितना है t बराबर 0। बहुत बढ़िया, अब तो पूरा क्लियर विजुलाइज हो गया क्या करना चाहता है। ठीक है, तो सवाल है फाइंड व्हेन डज पार्टिकल फर्स्ट कम टू रेस्ट, पहली बार रेस्ट पे कब आएगा। अच्छा बताओ अगर ये यहाँ पर है और इधर जा रहा है तो रेस्ट पे कब आएगा, आया आया आया, ये इधर रेस्ट पे आएगा। यहाँ पर एंगल है पाई बाय 3 और यहाँ पर एंगल 60 डिग्री और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, तो कितना एंगल चलने के बाद ये रेस्ट पे आएगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा फाई बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए क्या टाइम आया था हमारा, आपको याद होगा अच्छी तरह, t बाय 12। तो दिस इज द आंसर। यहां से ओमेगा को t में कन्वर्ट करके हम सीधे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, जीरो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, एक्सेलरेशन वहीं जीरो होता है जहां पे पोजीशन भी जीरो होती है, यानी मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन में कब आएगा, ये 60 डिग्री पर है, मीन पोजीशन पे ये यहां पर आएगा, यानी एंगल कितना हो गया, फाई बराबर 180। अभी है 60 डिग्री पे और ये आना है 180 डिग्री पे। तो बी का अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो 60 डिग्री से 180, तो डेल्टा थीटा कितना हो गया, डेल्टा फाई कितना हो गया 180 माइनस 60, यानी कितना एंगल आ गया 120 डिग्री। कितना एंगल आ गया 120 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रही बात, कुछ भी नहीं कहा, इनिशियल फेज लिखा और देखा कितने समय बाद किस एंगल पे पहुंचा। ठीक है, 120 डिग्री। ठीक है, पाई बाय 3 लिखा है और यहाँ पे हमें पता है 0, 90, 180, 270, 360, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा 120 डिग्री के लिए कितना था याद है, 360 के लिए t, तो 120 के लिए देखो यूनिटरी मेथड है, कुछ भी नहीं करना है, 360 के लिए t, तो 120 के लिए t बाय 3। टाइम आ गया, टाइम से ओमेगा दिया है 20, ओमेगा दिया है 20, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, यानी पाई बाय 10। टाइम पीरियड पाई बाय 10 है, यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू रख देंगे तो पाई बाय 30 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर ये पूछा है बी वाला हो गया हमारा। वापस से बता रहा हूँ मैं, ए कैसे निकाला हमने, 60 डिग्री पे है, रेस्ट पे कब आएगा 90 डिग्री पे आएगा। 60 से 90 में कितना एंगल चला 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 360 के लिए, 360 के लिए t, तो 30 के लिए t बाय 12, ओमेगा दिया है t पाई बाय 10, तो यह आ जाएगा पाई बाय 120। फर्स्ट है जीरो एक्सेलरेशन ढूंढा हमने, अभी कहाँ है, कहाँ ये पहुंचने वाला है, कहाँ पर इसका एंगल, कहाँ पे इसका एंगल ऐसा हो कि ये इसका एक्सेलरेशन हो जाए 0, तो वो एंगल आता है 180। उससे पहले कोई भी एंगल नहीं आता। 60 से 180 चलने में जो डिफरेंस होगा वो होगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इसका मतलब ये कितना एंगल चल गया 120 डिग्री, तो टाइम पीरियड आ गया t बाय 3। अच्छा सी वाला मैक्सिमम स्पीड, तो ये भी देखा कि जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा वहां स्पीड क्या हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा था हमने, आपको याद होगा काइनेमेटिक्स में भी कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका डेरिवेटिव यानी वेलोसिटी मैक्सिमम, तो उसका डेरिवेटिव एक्सेलरेशन 0। तो ये तो सेम ही पार्ट हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बी और सी का आंसर सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल अब मैंने लिया है AIEEE 2011 का, जो अब जेई मेंस हो चुके हैं, जिनके लोग, जिनके टीचर्स अब जेई मेंस का पेपर सेट करते हैं। ठीक है, उनके एक पसंद का बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये कितनी बार दोबारा भी पूछा जा सकता है, तैयार रहें आप लोग। 2 पार्टिकल्स आर मूविंग इन SHM। अब एक नहीं, मजा आने वाला है बहुत। एक नहीं, कितने पार्टिकल है यहाँ पे, 2 पार्टिकल है। 2 पार्टिकल्स आर मूविंग इन SHM। एक साथ हमें मल्टीटास्किंग होते हुए दोनों को एक साथ सोचना पड़ेगा कि ये SHM कर रहे हैं। 2 पार्टिकल्स आर मूविंग इन SHM अबाउट सेम मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी
सेम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना, टकराएंगे नहीं दोनों, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना। जैसे अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल इस लाइन पे ऐसे चमका था, दूसरा पार्टिकल इस लाइन पे ऐसे चमका, ऐसा नहीं, टकराना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लिया। सेम मीन पोजीशन, मान लो इनकी मीन पोजीशन है, दिस इज मीन पोजीशन। इफ देयर मैक्सिमम सेपरेशन इज ऑल्सो ए, मतलब जब वो चल रहे हैं तो थोड़े पे पास भी आएंगे और दूर भी जाएंगे, तो उनका मैक्सिमम सेपरेशन भी ए ही है, जो एम्पलीट्यूड के बराबर है। एम्पलीट्यूड भी ए है और मैक्सिमम सेपरेशन भी ए है। फाइंड देयर फेज डिफरेंस, फाइंड देयर फेज डिफरेंस। आओ देखते हैं। चलो, एक मजेदार बात कि मैक्सिमम सेपरेशन का कॉन्सेप्ट हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। व्हाट इज मैक्सिमम सेपरेशन? दो पार्टिकल्स का मैक्सिमम सेपरेशन कब हो सकता है? आओ चेक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। यानी अगर सेपरेशन मैक्सिमम है तो सेपरेशन का डेरिवेटिव हुआ वेलोसिटी का डिफरेंस, वेलोसिटी का डिफरेंस। यानी दो पार्टिकल्स में मैक्सिमम सेपरेशन तभी होगा जब उनकी वेलोसिटी यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। दो पार्टिकल्स का मैक्सिमम सेपरेशन तभी होगा जब उनका स्पीड और डायरेक्शन यानी वेलोसिटी का डिफरेंस जीरो होगा या वेलोसिटी सेम होने वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैक्सिमम सेपरेशन इज ऑल्सो ए। अच्छा, वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। एसएचएम में हर चीज सिमेट्रिक होती है मीन पोजीशन के हिसाब से। यानी अगर हमें सेपरेशन ए चाहिए तो वेलोसिटी सिमेट्रिक होने के लिए जितना इधर उतना ही उधर, जितना मीन के इस तरफ होगा उतना ही मीन के उस तरफ होगा। यानी अगर हमें सेपरेशन चाहिए ए तो इधर कितना लूं और इधर कितना लूं, ये फटाफट बता दो मुझे कैलकुलेट करके। कि अगर गैप रखना है ए तो जितना गैप इधर होगा उतना ही गैप उधर होगा। तो गैप कितना रखूं मैं कि दोनों सिमेट्रिक भी रहे और टोटल डिस्टेंस आ जाए ए। तो बड़े आसानी से दिख रहा है हमें, a/2 इधर और a/2 इधर। ठीक है, a/2 इधर और a/2 इधर। अब हमें पता है a/2 देखते ही दिमाग में आता है, a/2 देखते ही दिमाग में आता है कि भैया 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। तो फेज डिफरेंस क्या हो गया? ये 30 डिग्री इधर है, 30 डिग्री इधर। इसको और अच्छे से समझते हैं। फेज डिफरेंस दिख ही रहा है आपको, 30 इधर 30 इधर, मतलब कितना हो गया? 60 डिग्री। इसको एक और तरीके से देखते हैं कि अगर ये मीन पोजीशन है, ये a/2 इधर पे है और ये a/2 इधर पे, ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। जैसे मैंने कहा वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो जब ये पार्टिकल, इसका सपोज का नाम रख देते हैं q, इसका नाम रख देते हैं p। अच्छा बताओ, p जो है वो किधर जा रहा हो, मीन के पास या एक्सट्रीम के पास? दिख रहा है वो एक्सट्रीम के पास जा रहा हो, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है कम होने वाली? कम होने वाली है। और q की बढ़ने वाली, यानी q जल्दी जल्दी चलेगा और p धीरे हो जाएगा। तो गैप बढ़ेगा कम होगा? अगर आगे वाला धीरे चल रहा है और पीछे वाला तेज चल रहा है तो गैप क्या होगा? कम हो जाएगा। तो दिस इज मैक्सिमम। चलो तो थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं। क्यों यहां पर मीन की तरफ जा रहा है तो क्यों तेज हो रहा है, लेकिन क्योंकि P थोड़ा और मीन के पास है तो P ऑलरेडी उससे ज्यादा स्पीड रखता है, तो P आगे वाला तेज चल रहा है, पीछे वाला धीरे चल रहा है। तो इससे भी हमें क्लियर हो गया कि मैक्सिमम सेपरेशन वहीं होगा जहां दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी और वो दोनों पॉइंट जो होंगे मीन के सिमेट्रिकली आसपास होंगे। एक इधर होगा और एक उधर होगा। क्योंकि टोटल सेपरेशन ए है तो हमने आधा आधा कर दिया, क्योंकि सिमेट्रिक भी रखना है तो आधा a/2 इधर, a/2 इधर। और a/2 देखते हमें फेज समझ में आता है कि फेज हमने निकालना सीखा भी था कि साइन इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका एंगल हो जाएगा +30 और ये पीछे है तो इसका एंगल हो जाएगा -30। तो गैप जो दिख रहा है हमें डेल्टा फाई हो जाएगा 60 डिग्री। ये इतना सा सवाल ट्रिपल ई में जेई में आया था। ठीक है, तो इसको अगर आगे इसमें थोड़ा सा एड ऑन मैं अपनी तरफ से करता हूं तो इसका एक बी पार्ट में और पूछ लेता हूं। ठीक है, फाइंड टाइम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। फाइंड टाइम, देखो ये स्प्रिंग को देखते रहे, स्प्रिंग को छोड़ना, दिमाग में स्प्रिंग चलते रहनी चाहिए क्योंकि स्प्रिंग बहुत काम आने वाली है। आगे की बहुत सारे सवालों में हमें स्प्रिंग काम आने वाली है। ठीक है, तो स्प्रिंग का मोशन जितना अच्छे से हमें क्लियर होगा, इसीलिए मैंने यहाँ स्प्रिंग लगा रखी विजुलाइज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो फाइंड टाइम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो दिख रहा है कि ये P इधर जा रहा है
और क्योंकि हमें पता है मोशन ये आगे जाके ऐसे लौट के आएगा, और क्यू इधर जा रहा है तो ये भी आगे जाके लौट के आएगा, तो ये क्रॉस करेंगे। ये वैसे ऐसा ऐसा रियल लाइफ में इसको सोचें तो क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है कि ये एक आदमी आगे जा रहा है, चोर है आगे और पुलिस है पीछे, और आगे डिवाइडर पे या डेड एंड पे देख के चोर वापस मुड़ गया और डिवाइडर के इस तरफ आ गया, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो बताओ जैसे अगर आप जा रहे हो, वापस देखना भाई, आप जा रहे हो, ये मीन पोजीशन है, एक इधर है और एक इधर है, ध्यान से देखना भाई, ये Q है और ये P है। तो आप ध्यान से देखना कि आप आगे जा रहे हो और पुलिस पीछे पड़ी है, अरे नहीं, चोर आगे जा रहा है और पुलिस आपके पीछे पड़ी है। तो जब ये लौट कर आएगा तब, क्योंकि एंगल में स्पीड कांस्टेंट है, तो हम देख सकते हैं जब ये लौट कर आएगा तो Q इसको कहाँ मिलेगा, Q इसको कहाँ मिलेगा। विजुलाइज करो वो सीन कि आप डिवाइडर से मुड़कर वापस आए, तो अगर Q इसको दोबारा मिला तो वो पोजीशन होगी जब दोनों एक ही जगह पे होंगे। तो मान लो पोजीशन मैंने P डैश ले लिया, इधर जा रहा है, और Q डैश इधर ले लिया, ठीक है। अच्छा एक बार देख के मुझे बताना कि Q डैश और P डैश का गैप कितना था, 60 डिग्री, और Q की एक्सट्रीम से बराबर डिस्टेंस पे होंगे कि नहीं होंगे, ये डिस्टेंस बराबर होगी एंगल के फॉर्म में, फेजर के फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में डिस्टेंस बराबर होगी। तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि गैप कितना था, हमने अभी निकाला था 60 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री इधर होगा और ये भी 30 डिग्री इधर होगा। क्लियर है कि नहीं। अगर मैंने P से पूछा, अगर मैंने P से पूछा भैया पहले कहाँ थे, तो उसने कहा भैया पहले था मैं 30 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। फिर P से दोबारा पूछा कहाँ पर हो अब, तो बोला कि भाई इतना घूम के इधर आ गया हूँ, ठीक है। यानी अब इसका फेज एक्सट्रीम से 30 है, एक्सट्रीम मतलब 90 डिग्री, 30 तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये फेज होगा 120 डिग्री। अभी फेज कितना है 30 डिग्री, अब फेज कितना है 120 डिग्री। तो क्या मैं आसानी से कह सकता हूँ कि ये P की अगर मैं बात करूँ तो P से P डैश, शुरू में फेज कितना था 30 डिग्री, बाद में फेज कितना हो गया 120 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूँ P से P डैश ये 90 डिग्री चला होगा, क्या मैं कह सकता हूँ 90 डिग्री चला होगा, यानी टाइम कुछ लगेगा T/4। वापस से कहता हूँ मैं, वापस समझा देता हूँ कि P कुछ ऐसे जा रहा होगा और Q कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। जब ये P डिवाइडर से लौट कर आएगा, कट से लौट कर आएगा, तो Q उसको वहां मिलेगा जहां दोनों आमने सामने होंगे, एक इधर जा रहा होगा और एक इधर जा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस बराबर है एंगल के फॉर्म में, तो इधर भी एंगल 30 डिग्री, इधर भी एंगल 30 डिग्री, तो ये गैप हो गया 60 डिग्री। तो उससे हमने उसकी P की फेजर पोजीशन या एंगुलर पोजीशन या उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला। तो हमने देखा कितना एंगल चला है 90 डिग्री, यानी टाइम हो गया T/4। आगे देखते